दोस्तों, अमीरों के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती, गरीबों के चेहरे पर कभी थकान नहीं होती। अमीरों के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती, गरीबों के चेहरे पर कभी थकान नहीं होती। सब खरीद सकते हैं दौलत इस दुनिया में, सब खरीद सकते हैं दौलत इस दुनिया में, पर शुक्र है मुस्कुराहट कभी किसी की गुलाम नहीं होती, मुस्कुराहट कभी किसी की गुलाम नहीं होती। दोस्तों, आइए एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा आज चर्चा का विषय है यूपी डीएलएड 2021। आपकी जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, आज उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ बच्चों ने हमसे कमेंट किया था कि सर थोड़ा सा आप काउंसलिंग के बारे में बताएं, स्कॉलरशिप के बारे में बताएं। बहुत से सारे हमें वीडियो बनाने हैं, बट भैया एक दिन में सारा वीडियो हम दे नहीं सकते आपको। ठीक, आपको धीरे धीरे देंगे, पर हम पर डे एक वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं यूपी डीएलएड 2021 सत्र पर, जो आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चल रही है। आप जानते हैं कि डेट बढ़ी हुई है, डेट आपकी 15 सितंबर तक है। आप ऑनलाइन आवेदन को अपने 15 सितंबर तक कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने मैं जानता हूं कि सवाल इस बात का है कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया है। कुछ बच्चों के लिए विडंबना यही है, लेकिन आप धैर्य रखें, 15 सितंबर तक 100% सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम बात करते हैं काउंसलिंग कैसे होती है। जैसे आप अगर नए हैं तो आपको मैं जानता हूं कि दिक्कत है, आपको नहीं पता है काउंसलिंग कैसे होती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि काउंसलिंग आपकी कैसे होती है, क्या ऑनलाइन होती है, क्या ऑफलाइन होती है। आपको समस्या है, मैं जानता हूं भैया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपी डीएलएड की जो काउंसलिंग होगी, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया है वह जो है अगस्त के लास्ट में, और नहीं तो अक्टूबर में आपकी काउंसलिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होगी। एकदम सत्य है। अच्छा, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक, काउंसलिंग आपकी जो प्रक्रिया है वह पूर्णतः ऑनलाइन होगी। आप ऑफलाइन के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। ठीक ना। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे काउंसलिंग कैसे होती है। काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन के चक्कर में आप मत पड़िएगा। चलिए, अब बात आती है काउंसलिंग में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आपके सामने ये भी समस्या है, काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। देखिए, हम आपको एकदम ओरल बताएंगे, यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमें समय कीमती है, आपका भी समय बचाना है और अपना भी समय बचाना है। ठीक, कुछ लोग होते हैं एक एक अपने समय को बढ़ाने के लिए एक एक वर्ड को लिखते हैं। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ लिखेंगे, इंटर की मार्कशीट, बट आप ऐसा मत करिएगा। आप लिखिए नहीं, आप सुनिए यार, जान जाएंगे, आप इतने मैच्योर हैं। चलिए देखिए, काउंसलिंग कैसे होगी। हमने कहा कि काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे भैया मेरे। डॉक्यूमेंट, सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका ये होगा कि जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है वो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका होगा। ठीक, जो आपका फाइनल प्रिंट निकला है आप उसे एकदम सहेज कर रखिएगा। अच्छा, ये तो हुआ आपका। अब बात आती है, आपने हाई स्कूल क्वालिफाई किया है, आप हाई स्कूल की मार्कशीट लीजिए। फिर उसके बाद आप इंटर की मार्कशीट, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीए किया, बीएससी और बीकॉम, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अच्छा, अगर आपने जो है अच्छा, आधार कार्ड आपका लगेगा। आधार कार्ड आपके लिए कंपलसरी है। ठीक, और क्या लगता है, और आपका लगेगा जैसे आपका आय प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ और निवास प्रमाण पत्र हुआ, ये सब आपके लगेंगे। लेकिन हालांकि काउंसलिंग में ये आय जात निवास आपका नहीं लगता है। आय जात निवास कहाँ लगता है, आपके मन में ये भी डाउट है। तो अभी इस डाउट को हम अपने अगले थोड़े से आगे चर्चा करते हैं कि आय जात निवास आपके लिए कहाँ आवश्यकता पड़ती है। फिलहाल आप बनवा के रखिए, हो सकता है, उम्मीद है कि लग भी जाए। ठीक ना। अच्छा, रही बात फोटो की, तो कम से कम आप 15 फोटो आप बनवा के रखिएगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज में जब जाएंगे आप तो वहाँ कई फाइलें बनवाते हैं कॉलेज वाले, आपके फोटो कॉपी भी लेंगे, कई प्रति में लेते हैं। तो इसलिए आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को सब रेडी रखिएगा। एक बार फिर देखिए, हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट, उसके बाद
ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद आपने जो फाइनल प्रिंट निकाला है उसकी प्रति, ये इतना चीज़, और आधार कार्ड, इतना चीज़ आपको रखना है। रही बात आय जात निवास की, तो अभी हम आगे बताते हैं काउंसलिंग की फीस कितनी होती है। डाउट आपको ये भी है काउंसलिंग की फीस कितनी होती है। तो भैया मेरे, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो होती है वह 10,200 होती है। कितना? 10,200 होती है, ठीक। लेकिन क्या प्राइवेट कॉलेज की भी फीस 10,200 होती है? नहीं, प्राइवेट कॉलेज की फीस टोटल 41,000 होती है। प्राइवेट कॉलेज की फीस 41,000 और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 10,200 होती है, ठीक ना। इतना आप समझे। क्या काउंसलिंग फीस भी लगती है? तो बिल्कुल आपकी फीस लगती है। काउंसलिंग फीस आपकी 10,000 लगेगी जब आपने अपनी काउंसलिंग करवा लिया, ठीक। मैं मानता हूं कि आपने अपनी काउंसलिंग करवा लिया। काउंसलिंग करवाने के बाद जितने कॉलेज आपने अलॉट किया है, जितना कॉलेज आप अलॉट किए हुए हैं, उसमें देखिए कॉलेज चूज, काउंसलिंग में क्या होता है कि काउंसलिंग में आपको अपने मन पसंदीदा कॉलेज आपको चुनना रहता है। अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो आप डायरेक्ट को चूज करिए। अगर मेरिट आपकी नहीं अच्छी है तो आप पहले जो है प्राइवेट कॉलेज को चूज करिए, उसमें सारी लिस्ट बनकर आएगी। आप किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, ठीक। अगर आप फर्स्ट राउंड में आते हैं तो उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट मिलेगा। अगर आप सेकेंड राउंड में आते हैं तो उम्मीद थोड़ी सी कम होती है। मेरिट अगर आपकी अच्छी है, देखिए ये सब डिपेंड आपके मेरिट पर करता है। आपकी मेरिट कितनी है, हमने मेरिट पर वीडियो अपने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से मेरिट कैसे क्या होती है, कितनी जाती है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है। अच्छा, फिर बात करते हैं काउंसलिंग में। काउंसलिंग क्या होती है? काउंसलिंग में आपकी वो होता है, जैसे आप साइबर कैफ पर गए, साइबर कैफ पर जाने के बाद वहां आप अपने जो आपका आवेदन प्रिंट होकर निकला है उसे आप लेके जाएंगे, तो वहाँ आप कहेंगे कि भैया मेरी काउंसलिंग करिए, वो जब स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, आपका जो मोबाइल नंबर आवेदन करते समय आपने दिया है उसे आप सहेज कर रखिएगा जब तक आपका जो है एडमिशन नहीं हो जाता है, ठीक। चलिए, रही बात, हम आपसे बता रहे थे कि काउंसलिंग कैसे होती है। आप जाएंगे साइबर कैफ पर, वहाँ से कहेंगे कि भैया आप मेरी काउंसलिंग कर दीजिए डीएलएड की। वो क्या करेंगे कि आपसे कॉलेज की लिस्ट मांगेंगे। आप कॉलेज की लिस्ट जो है वेबसाइट पर जाएंगे पीएनपी की, तो वहाँ सारे कॉलेज की लिस्ट आपको दी रहेगी। आप वहाँ से अच्छे अच्छे कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अपने घर के आरी पास अगर कॉलेज लेना है तो आप किसी भी कॉलेज के लिए लेने के स्वतंत्र हैं, ठीक। तो आपने कॉलेज चूज किया, मैं मानता हूं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ। कॉलेज अलॉट होने के बाद जब आप सीट को अपने कंफर्म करेंगे तो वहीं आपकी काउंसलिंग फीस लगती है 10,000 रुपये, ठीक। आपकी काउंसलिंग फीस 10,000 रुपये लगती है। उसके बाद अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमारी तो फीस 41,000 है और 10,000 पहले ले लेंगे तो क्या 51,000 होगी? नहीं, 51,000 नहीं होगी। अगर आपकी फीस 41,000 है, 10,000 रुपये आपने काउंसलिंग के थ्रू दे दिया है, तो आपको टोटल 31,000 पेमेंट करना होगा, ठीक। कितना? 31,000 आपको पेमेंट करना होगा, न कि 41,000। भैया 10,000 तो आपने पहले ही दे दिया है सीट अलॉटमेंट के लिए। अच्छा, आपके मन में ये भी है, अगर हम कॉलेज को नहीं लेना चाहें तो क्या हमारा पैसा रिफंड होगा? कदापि ऐसा नहीं होगा। आपको कॉलेज लेना पड़ेगा, ठीक। आपको कॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आपने 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया है काउंसलिंग में, अगर आपने 10,000 रुपये पेमेंट करके अपनी सीट को कंफर्म कर लिया है, तो ये आप कभी मत सोचिएगा कि मेरा पैसा वापस होगा, हम उस कॉलेज में नहीं जाएंगे। आपको हर हाल में पैसा अगर पेमेंट की है तो सीट आपको लेनी होगी। अदरवाइज अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, लेकिन पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, ठीक। ये आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ। चलिए, अब बात आती है, कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर मेरी अभी उम्र इतनी है तो क्या हम डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं? तो इसमें देखिए कुछ एज बाउंडेशन होती है, इसमें कुछ एज आपकी निर्धारित होती है। आपकी एज जो है 1 जुलाई कितनी? 1 जुलाई 2021 इसके अंदर आपको अपने 18 साल को पूरा करना है, ठीक। 1 जुलाई 2021 तक अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आप डीएलएड करने के लिए स्वतंत्र हैं, आपका फॉर्म सबमिट होगा। अदरवाइज आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अच्छा, फिर बात करते हैं इसमें क्या सबको छूट मिलती है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट हैं,
जनरल कैंडिडेट हैं, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, उनको क्या छूट मिलती है? तो बिल्कुल छूट मिलती है। ठीक, छूट मिलती है। अच्छा, छूट कितनी होती है एज में? भैया अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 38 वर्ष तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अच्छा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल वालों के लिए क्या है? जनरल वाले 35 वर्ष से ज़्यादा अगर हो गए तो वो डीएलएड करने के लिए अहर्ह नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक, अब बात आती है एससी और एसटी की। एससी और एसटी के लिए भैया मेरे, मैं बताना चाहूँगा कि एससी और एसटी के लिए 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, 40 वर्ष से ज़्यादा अगर एससी और एसटी कैंडिडेट होते हैं तो उनको डीएलएड करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक, इसे आप समझ गए। देखिए, आयु संबंधी में आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जाइए साइबर कैफ पर, वहां आप ऑनलाइन आवेदन करिए। अगर आपकी एज जो है 18 साल से कम है तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। ठीक, ये मान के चलिएगा। रही बात स्कॉलरशिप की समस्या बहुत से बच्चों को है। क्या सर स्कॉलरशिप आएगा? कितनी आएगी? कैसे आती है? कहाँ आती है? ठीक, इस पे मैं आपको बता रहा हूँ। स्कॉलरशिप की समस्या सभी को है, मैं जानता हूँ। मेरे कुछ भाई ऐसे हैं कि वो स्कॉलरशिप के भरोसे ही अपनी पढ़ाई को जारी रखते हैं। ठीक, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर उनकी स्कॉलरशिप नहीं आती है तो उनकी पढ़ाई बाधित होती है, मैं जानता हूँ। लेकिन भैया आप एक काम करिएगा कि कम से कम मैं जितना आपको बता रहा हूँ आप उतने डॉक्यूमेंट को एकदम क्लियर रखिएगा। ठीक, उसमें संशय मत छोड़िएगा। देखिए, अगर हम और आप अपनी तरफ से मजबूत हैं, भाई देने वाला तो ऊपर वाला है। ठीक, हमारा और आपका धर्म है कर्तव्य करना। आप कर्तव्य करिए, फल की चिंता मत करिए। ठीक, चलिए देखिए स्कॉलरशिप संबंधी समस्या क्या होती है। स्कॉलरशिप की संबंधी, जैसे आपका एडमिशन हो गया, जब आपका एडमिशन डीएलएड में हो गया तो स्कॉलरशिप की साइट इस समय खुली हुई है, बट आपका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, काउंसलिंग अभी नहीं हो रही है, मैं जान रहा हूँ। जब आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म, जब जैसे आपने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करवा लिया, जब स्कॉलरशिप का फॉर्म आपका भरा जाएगा, हालांकि भरा जा रहा है, ठीक, आप जब स्कॉलरशिप के लिए आप योग्य हो जाएंगे, एडमिशन करवा लेंगे, तो मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा कैसे आपको क्या करना है। लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं बता रहा हूं आपको स्कॉलरशिप की समस्या क्या होती है। जैसे बच्चों के पास, जैसे आपने सब कुछ कर लिया, एडमिशन वगैरह करवा लिया, समस्या आती है हमारे पास आय प्रमाण पत्र नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, निवास प्रमाण पत्र नहीं है, आपका मोबाइल नंबर से आधार लिंक नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात इस समय स्कॉलरशिप में ये आ रही है कि जो आपका नंबर है, जैसे आपका मोबाइल, जैसे कुछ हमारे भाई ऐसे हैं कि उनका मोबाइल नंबर, जैसे मान लीजिए मैं हूँ एक, मैं डीएलएड करने जा रहा हूँ, और जो हमारा फ़ोन है, नहीं, जो हमारा आधार कार्ड है, जिस नंबर से हमारा आधार कार्ड लिंक है वो नंबर हमारा खो गया है, तो हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा तब तक जब तक उस पर ओटीपी एक जाएगा आपके नंबर पर, जब तक आपका ओटीपी आपके फॉर्म में नहीं पड़ेगा तब तक आपका फॉर्म स्कॉलरशिप का सबमिट नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे पिछले सत्र में छूट गए थे इसी कारण से। ठीक, तो भैया आप एक काम करिएगा कि आप अभी से सतर्क हो जाइए। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं और स्कॉलरशिप भी लेना चाहते हैं तो आप जो है कम से कम अपने आधार कार्ड को अपने मोबाइल नंबर से लिंक जरूर करवा लीजिए। ठीक, तभी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट होगा। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। ठीक, स्कॉलरशिप में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, सवाल इस बात का है, आपके मन में डाउट है, मैं जानता हूं। इसमें स्कॉलरशिप भैया आपका लगता है, आपका आधार कार्ड तो एकदम कंपलसरी है, आधार कार्ड आपका एकदम कंपलसरी है। ठीक, आपका आधार कार्ड हुआ, ठीक, आधार कार्ड के बाद मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, हमने आपको बताया अभी। उसके बाद आपका आय प्रमाण पत्र हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ। ठीक, उसके बाद आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट हुई, उसके बाद इंटर की मार्कशीट है, उसके तत्पश्चात आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, कुछ बच्चों के पास जैसे ईडब्ल्यूएस कोटे से जो हैं, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये जनरल वालों के लिए है। ठीक, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो आपको स्कॉलरशिप 100% मिलेगी। ठीक ना। अच्छा, इसमें फिर एक समस्या आपको है स्कॉलरशिप में। अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं बताया, स्कॉलरशिप के फॉर्म को फिलअप करते समय आपके पास
जो आपने डीएलएड का फॉर्म अप्लाई किया है उसकी भी प्रति आपके पास होनी चाहिए, उसकी भी प्रति आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपका पंजीकरण मीन्स जो है रजिस्ट्रेशन नंबर उस फॉर्म में फिलअप होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक, इतना आप समझ गए। अच्छा, एक बार फिर हम मोटे तौर पर इसे बताना चाहेंगे काउंसलिंग क्या होती है। काउंसलिंग आपकी ये होती है कि काउंसलिंग आपकी होती है, जैसे आप साइबर कैफ पे जाएंगे, वहाँ कहेंगे, देखिए आप सबसे पहले अपने कॉलेज को चूज करके रखिएगा, ठीक, अपने कॉलेज को चूज करके रखिएगा कि हमें कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक। आप 8-10 कॉलेज चूज कर लीजिए। आप अपने जब वहाँ जाइएगा, कॉलेज कोड होता है, हर कॉलेज का अपना अलग अलग कोड होता है, आप कॉलेज कोड को ही सिर्फ चूज कर लीजिए। वहाँ आप उनसे कोड बताएंगे तो उसी कोड को अलॉट कर देंगे, ठीक ना। जैसे आपको अपने नज़दीक में कॉलेज लेना है तो आप अपने सबसे पहला कॉलेज आप नज़दीकी कॉलेज को डालिए, ठीक, उसके बाद उससे दूर डालिए, जो भी आपकी इच्छा कर रहे हैं आप उसी कॉलेज को अलॉट करेंगे। अलॉट करने के बाद जो है आपका कॉलेज पीएनपी की तरफ से अलॉट होगा, उसके बाद आपकी काउंसलिंग फीस लगेगी। काउंसलिंग फीस के बाद आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा कॉलेज में। कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट ले जाना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपको 8-10 फोटो होना चाहिए, ठीक ना, इतना होना चाहिए। अच्छा, फिर बात करते हैं, अभी हमने बताया कि काउंसलिंग की फीस अगर आपने 10,000 पेमेंट कर दिया है तो आपकी काउंसलिंग की फीस कभी रिफंड नहीं होगी, चाहे आप कॉलेज लेंगे या नहीं लेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप कॉलेज ले लीजिए। प्राइवेट की फीस होती है 41,000 और गवर्नमेंट की फीस हमारी होती है 10,200। आपने 10,000 जमा कर दिया काउंसलिंग में तो आपका 31,000 लगेगा अगर आपको कॉलेज प्राइवेट अलॉट है। अगर आपको डायरेक्ट अलॉट है तो आपका सिर्फ 200 रुपये लगेगा, ठीक, क्योंकि 10,000 आपने पहले पेमेंट कर दिया है। फिर समस्या आयु वाली है, तो हमने आयु के ऊपर अभी बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की, आपसे बहुत अच्छी तरह से बताया। और हाँ, स्कॉलरशिप के ऊपर अभी हमने कहा कि स्कॉलरशिप जब आपका भरा जाएगा, आपका एडमिशन जब हो जाएगा, तब हम आपको एक अच्छी तरह से और वीडियो बना के देंगे कि आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में क्या क्या करना है। हालांकि हमने बहुत अच्छी तरह से अभी आपको बताया। तो ये रहा हमारा वीडियो। अगर आपको इसमें कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, देखिए हम आपसे शेयर करने के लिए कभी नहीं कहते, ना जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, लेकिन भैया मेरे अगर हम नहीं कहते हैं तो कम से कम आप इतना कर दिया करें, प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन होता है, कि मोटिवेशन होता है, जैसे अगर आप हमें लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन होगा, हम आपके लिए अनवरत मेहनत करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर हमारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमसे कुछ उम्मीदें हैं और आपसे भी कुछ हमें उम्मीद है, ठीक। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो अब मैं लाइक करने के लिए आपसे बोल रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इस पर कन्फ्यूज़न है उस कन्फ्यूज़न को दूर हो सके, ठीक। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक्स, धन्यवाद।